नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनुराग जी से। अनुराग जी कौन है, हम आपको बता दें। अनुराग जी इनोवेटर हैं एक ऐसे यूनिक ड्रोन के जिसका नामांकन उन्होंने वेग किया है। और ये ड्रोन काफ़ी उपयोगी है मिलिट्री पर्पसेस में, अदर पर्पसेस में ये ड्रोन काफ़ी उपयोगी है। और इसकी क्या उपयोगिता और क्या यूनिकनेस है, आइए हम खुद जानते हैं अनुराग जी से। तो अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। अनुराग जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये वेग क्या है और ये ड्रोन जिसका आपने आविष्कार किया है, ये ड्रोन अलग कैसे है। अभी तक और भी ड्रोन्स इस्तेमाल में रहे हैं, तो ऐसा क्या यूनिक है या क्या इनोवेटिव है इस ड्रोन में जिसका आविष्कार आपने किया है। मैम, अभी तक जितने भी ड्रोन्स नॉर्मल यूजेस में हैं वो मोस्टली क्वाड कॉप्टर कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ड्रोन्स जो आम लोगों ने देखा होगा, वो 4 प्रोपेलर्स हवा में उड़ते हैं। उन ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बहुत कम समय के लिए हवा में उड़ सकते हैं। आधे घंटे, 20-25 मिनट मैक्स आधे घंटे तक। तो वो सारे एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको बहुत लंबे समय तक हवा में रहना है, सपोज मिलिट्री एप्लीकेशंस जितने भी हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़े एरिया का सर्विलेंस करना है, 1-2 घंटे तक हवा में लगातार फ्लाई करना है, उन एप्लीकेशंस के लिए एक अलग तरह का ड्रोन बना है जो कि एक फिक्स्ड विंग डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन इतना एफिशिएंट होता है जिससे कि हम लोग सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सेम बैटरी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करके फ़्लाइट टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जो मेरा ड्रोन वेग है उसका मेन पर्पस यही था, मैक्सिमम फ़्लाइट टाइम, जितने ज़्यादा देर हो सके उतने देर हवा में रहें और हाईएस्ट एल्टीट्यूड को अचीव करना। तो क्या ये जो आपका ड्रोन है वेग, इस ड्रोन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस ड्रोन का साइज, स्ट्रक्चर क्या आम ड्रोन्स की तरह है या कुछ अलग है। मैम, मेरे ड्रोन का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्लेन की तरह है। एक नॉर्मल प्लेन जो आम लोगों ने देखा होगा उसकी तरह है। उसका साइज़, विंग स्पैन ऑलमोस्ट 1.6 मीटर्स है और लेंथ 1 मीटर्स का है और ये हायर एल्टीट्यूड्स तक जा सकता है। अभी ड्रोन्स को फ्लाई करने में काफ़ी रेगुलेशंस हैं जिसमें कुछ एक फिक्स्ड लिमिट है कि इससे ऊपर आप अपने ड्रोन्स को नहीं ले जा सकते। इस वजह से हम लोग उस हाइट से ऊपर अभी तक टेस्ट नहीं करें, बट ऑब्वियसली एक क्लियरेंस लेके उसको और हायर एल्टीट्यूड्स तक टेस्ट करना है। फ़्लाइट टाइम ऑलरेडी हम लोग 1 आवर्स का फ़्लाइट टाइम टेस्ट कर चुके हैं, तो हमारा ड्रोन ऑलरेडी 1 घंटे तक हवा में रह सकता है। अनुराग जी, इस ड्रोन को बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये इस्तेमाल कहाँ हो पा रहा है। मैम, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बचपन से ही ये दिमाग में तो था कि ड्रोन्स और रोबोटिक्स में घुसना है, पर जब ओवर टाइम ये समझ आया कि बचपन में कब से। 8-9 स्टैंडर्ड। 8-9 क्लास से ही आपके माइंड में था कि रोबोटिक्स और ड्रोन्स के वर्ल्ड में कुछ करना है। मेरा फर्स्ट प्रोग्रामेबल रोबोट 9th स्टैंडर्ड में मैंने बनाया था। फिर 10th स्टैंडर्ड में एक ऑटोनोमस दूसरा रोबोट था। फिर 11th 12th के दौरान ये सब थोड़ा स्लो डाउन हो गया, ऑलमोस्ट छूट ही गया। बट कॉलेज आने के बाद वापस से चीज़ें सीखना शुरू करा और आगे बढ़ते गए। तो 9th-10th में आपने जो रोबोट्स बनाए थे वो किस प्रकार के रोबोट्स थे और किस यूज़ में आ रहे थे। वो बेसिकली लर्निंग पर्पसेस के लिए थे, उनका कोई रियल एप्लीकेशन एज सच नहीं था। वो एक बिगनर के सीखने के लिए कि प्रोग्रामिंग होती कैसे, सेंसर्स कैसे, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सारी चीज़ें साथ में कैसे काम करती हैं, एक्चुएटर्स एंड ऑल, तो वो चीज़ें सीखने के लिए था। एक सिंपल रोबोट था जो चलता था और ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करता था। बिल्कुल बिगनिंग में जब आप बिल्कुल नए में सीखते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होती है, तो उन सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक बेसिक रोबोट बनाया था। बट जब समझ आया कि हमारे कंट्री में मोस्टली इक्विपमेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं और हमारा सारा पैसा, देश का सारा पैसा बाहर की कंपनीज़ के पास जा रहा है और वो टेक्नोलॉजीज़ हम लोग खुद नहीं बना पा रहे, और ड्रोन्स उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट था। 1-2 साल पहले तक ही हम लोग मोस्टली ड्रोन्स इंपोर्ट कर रहे थे। आई थिंक 21 में ड्रोन्स के इंपोर्ट पर बैन लगा। उससे पहले तक हम लोग मोस्टली ड्रोन्स इंपोर्ट कर रहे थे और उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम लोग यहाँ इंडिया में नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत था कि खुद से बनाते हैं। 9th-10th में जो आपने रोबोट्स बनाए थे उनका यूज़ क्या था, क्या वो किसी पर्टिकुलर यूज़ में भी आ रहे थे। मैम, वो मेनली लर्निंग पर्पसेस के लिए था। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है, हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग स्किल्स इवन कॉलेज में जाकर भी सीखना मुश्किल हो जाता है। तो वो मेनली अगर यूज़ केस बोले तो वो यही है कि एक स्कूल के स्टूडेंट को हम लोग एक्सपोजर दे सकते हैं रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड ऑल, वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं।
इस ड्रोन को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो 9th-10th क्लास से आपकी एक रुचि थी इधर, वो तो हम समझ रहे हैं। पर ड्रोन को बनाने के लिए जो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जो रिसोर्सेज हैं, जो गाइडेंस है, वो आपको कहाँ से मिली? मैम जो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ चाहिए वो मोस्टली आज के टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत से हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के कोर्सेज हैं, फुल कोर्सेज ऑन एवरी सब्जेक्ट। आप जो सब्जेक्ट ढूंढो, फ्रॉम एआई टू रोबोटिक्स, ड्रोन्स, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोर्सेज, फुल फ्लेज कोर्सेज लाइक आईआईटी कानपुर के कोर्सेज, जहाँ से हम बेसिक एरो मॉडलिंग और एरोडायनेमिक्स सीखे। उसके अलावा हमारे कॉलेज का जो रॉकेटरी डिपार्टमेंट है, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला। मेरे एचओडी प्रियांक सर जो हैं डिपार्टमेंट के, उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वो सब कुछ कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जिसमें फिलहाल अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? बीआईटी मिश्रा मैम, Okay. रांची। तो बीआईटी मिश्रा के रॉकेटरी डिपार्टमेंट की क्या खासियत है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और वहाँ से आपको किस प्रकार का सहयोग मिला? ओके, तो मैम बीआईटी मिश्रा का रॉकेटरी डिपार्टमेंट इंडिया का ओल्डेस्ट है। वो वो कैसे? फर्स्ट इंडिया कंट्री का फर्स्ट रॉकेट लैब था। जो सबसे पहली बार कंट्री में रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए लैब स्टैब्लिश किया गया, वो बीआईटी में ही हुआ था। इवन इसरो जब स्टैब्लिश किया जा रहा था, उस वक्त उसको स्टैब्लिश करने के लिए भी बीआईटी से ही सपोर्ट मिला था, क्योंकि उससे पहले कंट्री में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लैब्स नहीं थे। किस प्रकार का सपोर्ट बीआईटी के रोबोटिक्स डिपार्टमेंट से मिला था इसरो को सबसे पहले स्टैब्लिश होने के rocket- दौरान? मैम बेसिक रॉकेटरी इज़ नॉट लाइक ईजी थिंग। तो वहाँ पे एक सिंपल साउंडिंग रॉकेट भी फायर करना, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हो, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो एक्सपर्टीज़ पहले से बीआईटी के रॉकेट लैब्स के पास था। इवन हमारे पास लॉन्च पैड्स थे, सिंपल साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च होता था पहले, क्योंकि अब आबादी बढ़ के बहुत नज़दीक आ गया, तो रॉकेट्स लॉन्च करना अब वहाँ सेफ़ नहीं है। तो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हमारे डिपार्टमेंट से गया था। अनुराग जी, एक बात मुझे बताइए कि जहाँ तक हम जानते हैं, आप बीआईटी मिश्रा में फ़िलहाल बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जिसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब आपको 9th-10th क्लास से ही रोबोटिक्स में रुचि थी, तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग आपने क्यों ऑप्ट करा? मैम मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपके रैंक्स और इन बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट और कॉलेजेस मिलते हैं। तो जब मेरा एडमिशन हो रहा था, तो मेरे दिमाग में क्लियर था कोई अब बीटेक एरोस्पेस में नहीं मिलता है बीआईटी में। ओके, मतलब ग्रेजुएशन आपका एरोस्पेस में था ही नहीं कहीं अवेलेबल, बीआईटी में भी नहीं बीआईटी था? में नहीं था, और Okay. जगह है, बट बीआईटी अगर आना है तो आपको एरोस्पेस नहीं मिल सकता बीटेक में। तो आपने इसी जगह को क्यों चुना? कहीं और भी तो आप इस फील्ड में एक्सप्लोर करने जा सकते थे। मैम जो ऑप्शंस मेरे पास थे, उसमें मेरे लिए सबसे बेस्ट यही था, इसलिए। और ऐसा क्यों? केमिकल डिपार्टमेंट लेने से ऐसा है कि केमिकल के साथ आप और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं उनके एकेडमिक्स के बावजूद। तो इसीलिए केमिकल ऑप्ट करा कि एकेडमिक्स भी चलते रहेंगे, और उसके बाद इतना टाइम होगा आपके पास कि आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी उपयोगिता क्या है? ओके, सो उपयोगिता तो दिमाग में तो ये रख कर डिज़ाइन कर रहा था कि इसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए ले जाना है। तो मिलिट्री को हायर एल्टीट्यूड्स पर जाना हो सकता है, और फ्लाइट टाइम, रेंज, ये सारी चीज़ें, कि आप एक जगह से बैठे 10, 20, 50 किलोमीटर दूर तक फ्लाई कर सको और 3-4 घंटे तक एयरबॉर्न रह सको। मिलिट्री सर्वेलेंस के अलावा इसके बहुत से यूज़ केसेस हैं, जैसे लैंड सर्वे, मैपिंग, फार्मर्स के लिए। अभी एक टी गार्डन के साथ बात हो रहा था, उनके फार्म पे पेस्ट अटैक जो होता है, जो पौधों में कीड़े लग जाते हैं, हम लोग उसको मैप कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि पौधे में कहाँ पे कौन सा पेस्ट लग रहा है, और फिर टारगेटेड स्प्रेइंग कर सकते हैं, जो पेस्टिसाइड पूरे खेत में डालते हैं, जिससे केमिकल कंटेंट बढ़ जाता है और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो हम लोग इन ड्रोन्स की मदद से बहुत बड़े बड़े फार्म्स, 1000-2000 एकड़ के फार्म्स को ईजिली मैप कर सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे वो पेस्ट अटैक हो रहा है, और फिर उसको टारगेट करके बस उतने ही एरिया को स्प्रे करेंगे। तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, या आपका जो इनोवेशन है, वेग, ये हमारे देश के विकास में भी काफ़ी सहायक Yes, ma'am. साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो किन किन एरियाज में स्पेसिफिकली आप इसको डेवलपमेंट के तौर पे देख पा रहे हैं? अब मिलिट्री के अलावा इंडस्ट्रियल यूजेस होता है, जहाँ पे आपको लैंड का सर्वे मैपिंग करना होता है, और डिटेल्ड मैप्स बनाना होता है। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सपोज किसी 2 शहर के बीच में हाईवे बनाना है, तो उससे पहले उनके बीच का लैंड का सर्वे करते हैं हम लोग। वो सर्वे करने में मैनुअली बहुत ज़्यादा समय लगता है, और एग्जिस्टिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अगर उसी को हम लोग फिक्स्ड विंग यूएवी, यानी जो मेरा डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के ड्रोन से अगर करते हैं, तो वो काम शायद 10 दिन का काम 1 दिन के अंदर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ।
पूरे लैंड का एक्यूरेट मैप्स बना सकते हैं हम लोग बहुत फास्ट स्पीड पे। आपका जो डिजाइनिंग है वेग का, उस डिजाइनिंग की विशेषताएं क्या है? विशेषता इस फ्लाइट टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो फ्लाइट टाइम है, कि हम लोग बहुत लंबे देर तक उड़ सकते हैं जो और बाकी ड्रोन्स के लिए करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा एल्टीट्यूड, बट हायर एल्टीट्यूड्स पे उसका अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है क्योंकि कुछ रेगुलेशंस है कि आप सर्टेन हाइट से ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते अभी। एक बार वो क्लियरेंस मिलेगा तो फिर वो भी टेस्ट करेंगे। तो मेजर आपका विजन वेग को लेकर अगर हम देखें तो आपका विजन यही है कि मिलिट्री पर्पसेस एंड अदर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके 3 to 4 आवर्स की ड्यूरेशन तक। यस मैम। अगर हम बात करें अनुराग जी आपके इनोवेशन की, तो रिसेंटली BIT निशान नाम का एक इवेंट हुआ था आपके कॉलेज में, जिसमें आपको इस इनोवेशन के लिए BIT निशान के विनर के तौर पे 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया था। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने की आपकी जर्नी कैसी रही, किस प्रकार से रही? ओके, सो मैम वो कंपटीशन 2 स्टेजेस में हुआ था। लास्ट ईयर अक्टूबर में उसका फर्स्ट स्टेज था जिसको बी प्लान बोलते हैं। वहाँ पे आपको अपना आइडिया पिच करना था। तो वहाँ मैंने अपना आइडिया पिच करा और उसमें 10,000 रुपये का एक अमाउंट मिला। उससे एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाना था जो आप पिच कर रहे हो, उसका प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप फिर नेक्स्ट राउंड BIT निशान जो जैसा आपने बताया उस राउंड में हमने प्रेजेंट करा। बीच में BIT कैलकाटा भी आप गए हुए थे शायद, वो इसी उसके चीज़ बाद को आता लेकर। है। यस मैम। ओके। तो निशान में प्रेजेंट करा, वहाँ से फिर इस प्रोटोटाइप को और एडवांस स्केल पे डेवलप करने के लिए 1 लाख रुपए और मिले BIT निशान Yes, इवेंट ma'am. में एज अ प्राइज विनर। यस मैम। फिर वहाँ और आप से उस इवेंट के विजेता भी रहे यस थे। मैम। फिर वहाँ से नेक्स्ट जनवरी में, लास्ट जनवरी में हम लोग बिटोसा मीट में भी गए थे, जो कि BIT के एलुमनाइज का एक मीट था जहाँ पे अपने इस आइडिया को प्रेजेंट करे, बहुत से लोगों का नेटवर्क मिला, बहुत से इंडस्ट्री। BIT ओसा क्या है? बिटोसा एलुमनाइज का एक ऑर्गेनाइजेशन समझिए, जो हमारे एलुमनाइज है BIT के। वो आज पूरी कंट्री नहीं, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के हर एक जगह आपको मिल जाएंगे क्योंकि हमारा कॉलेज इतना पुराना है। तो हमारे एलुमनाइज पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंपनीज में आपको मिल जाएंगे, ऑल द वे फ्रॉम अमेजोन टू ऑल द कंपनीज। तो वहाँ पे काफ़ी नेटवर्क मिला कि मेरे इस ड्रोन को हम लोग किस तरह से इंडस्ट्रियल यूज़ में ले जा सकते हैं, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फूड डिलीवरी, मेडिकल सप्लाईज़ का डिलीवरी, जो क्रिटिकल सप्लाईज़ है जो लेट से पहुंचने से बहुत से लोगों का लाइफ लॉस हो जाता है। तो बिटोसा कैलकाटा में हुआ था। Yes, ma'am. एग्जैक्टली ये BIT निशान के बाद हुआ था। Yes, ma'am. तो वहाँ आप किस प्रकार से आपने अप्रोच करा और वहाँ आपके क्या अचीवमेंट्स रहे उस इवेंट में? उस इवेंट्स में आपको अपने डिज़ाइंड जो भी आपका सोल्यूशन है, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में आपने जो सोल्यूशन डिज़ाइन करा है, उस सोल्यूशन को सारे अपने एलुमनाइज थे जो कि आज अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और लीड कर रहे हैं कंट्री को, वो सारे वहाँ लोग थे, उनके सामने पिच करना था, जिससे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा इंडस्ट्री में जाने का। माइनिंग, जैसे वहाँ पे माइनिंग के लोग थे और मेरे ड्रोन का माइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। किस प्रकार से माइनिंग इंडस्ट्री में आपके ड्रोन का यूज़ हो सकता है? मैम, माइनिंग में बहुत सारे टेक्निक्स है। एक टेक्निक बोलते हैं हम लोग फोटोग्रामेट्री, जिससे हम लोग फ़ोटोज़ की मदद से बहुत सा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो माइनिंग का लैंड होता है उसमें आपने कितना माइन कर लिया है वो वॉल्यूम पता करना, और कहाँ पे माइन करने, मतलब कितना एरिया आपको माइन करने के लिए कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये सारा डेटा निकालना बहुत इजी हो जाता है। मैनुअली ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा समय लगता है और कई बार ये सारी चीज़ें करना रिस्की हो जाता है माइंस में ह्यूमंस के लिए। बट ये सारी चीज़ें ड्रोन्स और मशीन्स के थ्रू बहुत ईजिली करी जा सकती हैं। किस प्रकार से ईजिली करी जा सकती हैं, हम आपसे जान सकते हैं? ओके, सो एक टेक्निक होता है जिसमें सपोज़ माइन से कोयला निकालते हैं हम लोग, तो वो कोयले को निकाल कर अभी आपको मेजरमेंट करना है कि कितना है। सपोज़ एक पूरा कोयले का पहाड़ है, आपको मेजर करना है। तो एक नॉर्मल टेक्निक है कि वो उसको ट्रक्स पे लोड करा जाएगा और ट्रक बाय ट्रक मेजर करेंगे। उसी चीज़ को हम लोग 5 या 7 मिनट के अंदर एक ड्रोन से कर सकते हैं। मेरा ड्रोन हवा में जाएगा और उस पूरे पाइल का फोटोज़ लेगा साइड से, और उसमें वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर देंगे कितने टन्स ऑफ कोल को हम लोग ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो वॉल्यूम और डेंसिटी कैसे पता लगेगी? क्या ड्रोन के माध्यम से पता लगेगी Yes, या ma'am. उसमें कुछ ऐसे Drones, इनबिल्ट फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो पता yes, लग ma'am. पाएगा? ड्रोन में कैमराज और लाइडार्स होते हैं। लाइडार एक टाइप का सेंसर है जो लाइट छोड़ता है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब वापस Okay. आती है तो उससे वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। और इसी तरह से कई जगह से बार बार डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम लोग पूरे एक बड़े सिस्टम का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं।
और उस वॉल्यूम से पता चल जाता है कि कितना कोयला निकला, उसका कितना मार्केट वैल्यू होगा, ये सब बहुत जल्दी पता चल सकता है। अनुराग जी, आपका ये जो इनोवेशन है एक यूनिक ड्रोन को लेकर जिसका नाम वेग है, क्या इसको आपने अभी तक कहीं यूज़ के लिए दिया है या फिर एज अ प्रोडक्ट आपने कहीं सेल करा है? मैम अभी लास्ट सेमेस्टर मेरा बनाया एक ड्रोन मिलिट्री के लिए गया था। कहाँ की मिलिट्री के लिए? रांची में एक मिलिट्री कैंप है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बताए थे, जो कि एक एनडीए साइन हुआ तो रिक्वायरमेंट्स तो नहीं बता सकते क्या है, बट उनको कुछ सर्टेन फीचर्स का रिक्वायरमेंट था। वो ड्रोन मैंने बिल्ड करा, फिर उन लोगों ने टेस्ट करा, कुछ दिन टेस्टिंग चली और टेस्टिंग के बाद वो लोग फाइनली अपना ड्रोन ले गए और वो आज ऑपरेशनल है। तो मेरा बनाया एक ड्रोन ऑलरेडी मिलिट्री यूज़ कर रही है। तो ऑलरेडी आपका एक बनाया हुआ ड्रोन आप सेल कर चुके हैं एक जगह पर, जो कि अच्छे खासे तरीके से यूज़ भी हो रहा है। यस मैम। तो क्या आपका ड्रोन कुछ कैरी भी कर सकता है, जैसे yes, कोई ma'am. सामान हो सके, और कितना वजन तक कैरी कर सकता है? मैम पेलोड को अभी टारगेट है कि हम लोग 1 kgs के आसपास ले जाएं, बट 400 ग्राम्स तक ही टेस्ट करा है अभी तक। अभी तक 400 ग्राम सक्सेसफुल रहा है। Yes, ma'am, और 400 आपका grams. विजन है कि आप उसको 1 kg तक लेकर जाएं। यस मैम। ओके। और अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन हो गए, जैसे अभी आपने बताया हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, तो किस किस सेक्टर्स को आप केटर करने का सोच रहे हैं इस माध्यम से? सबसे पहले मिलिट्री को छोड़ दें तो उसके अलावा कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर। कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में पे लोड्स के माध्यम से कैसे मतलब ट्रांसफर हो सकती है चीज़ें? एग्रीकल्चर में आपको स्प्रेइंग का बहुत ज़रूरत होता है। जैसे कि बताए कुछ बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पे 1000-2000 एकड़ में आपको स्प्रे करना है, तो वो मैनुअली करना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे हम लोग जो पेस्टिसाइड्स है उसको ड्रोन पे लोड करते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली स्प्रे कर सकता है। बस आपको एक बार एरिया डिफाइन करना है कि किस एरिया में आपको स्प्रे करना है मैप पर, और फिर वो ड्रोन खुद ही ऑटोमेटिकली स्प्रे कर लेगा। यस मैम। अनुराग जी, कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपने ड्रोन को मैपिंग के माध्यम से सेट कर दिया कि आपको एक पेलोड डिलीवर करना है, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको डिलीवर करना है, आपने मैप में सेट कर दिया। कई बार ऐसा भी होता होगा कि बर्ड्स हैं, अदर आकाश की ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं जो सामने आ रही हैं, हिल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती हैं, तो उन सब को टैकल कैसे करते हैं आप अपने ड्रोन के माध्यम से? क्या ये ऑटोमेटिक है सेंसर कि वो खुद ब खुद अपना रूट्स डिसाइड कर लेता है और उसको किसी ऑब्जेक्ट से हिट नहीं होना होता? मैम मोस्टली जो भी ऐसे टारगेट्स है जो बड़े हैं साइज में, लाइक हिल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। तो उसको हम लोग ईजिली ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो क्या वो आप ऑपरेट करते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक सेंसर उसमें है जो... वो ऑटोमेटिक हो जाता है। Okay. उसमें कुछ खास सेंसर्स होते हैं जो ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपने मैपिंग कर दी कि इस प्लेस से इस प्लेस तक आपको कोई लेट्स से मेडिसिन पहुंचानी है, तो वो अपने आप ड्रोन मैप के अकॉर्डिंग चला जाएगा आकाश में। बट जो छोटे चीज़ें हैं जैसे बर्ड्स, या अगर आप बहुत से ड्रोन्स एक साथ हवा में उड़ाते हो, तो उस केस में अभी भी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि वो क्या इफेक्टिव टेक्निक है जिससे बर्ड्स और दूसरे ड्रोन्स से भी हम लोग कोलिजन को अवॉइड कर सकें। बट जो बड़ी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स, हिल्स, इन सबको तो अभी भी हम लोग ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं उनसे कोलिजन। मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्थिर हैं अपनी जगह पर, उसको ड्रोन सेंस कर पा रहा है, लेकिन जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कोई भी बर्ड हो जो आकाश में उड़ रही है या कोई दूसरा ड्रोन हो जो उड़ रहा है, तो उसको अभी तक इसका उपाय अभी आप ढूंढ रहे हैं, उसको सेंस कर पाना आपके ड्रोन के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये साइज का मैटर है एक्चुअली। जो भी बड़ी चीज़ें हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत आसान है, एक पूरी बिल्डिंग को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। बट जो साइज में छोटी है, जो ड्रोन के कंपेरेबल साइज में है, दूसरा ड्रोन हो या कोई बर्ड हो, उसको डिटेक्ट करना अभी थोड़ा मुश्किल है। उसके सॉल्यूशन बर्ड्स की बात रही तो बर्ड्स तो अपने आप दूर हो जाएंगे। हाँ, मोस्टली लेकिन केसेस अगर कोई में दूसरा ड्रोन है या बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ अगर उड़ रहे हैं, तो फिर आपस में कोलाइड करने के चांसेस हैं। तो इसको आप कैसे टैकल करने का या ओवरकम करने का सोच रहे हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में? इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ है उसको स्टडी करें। और एक टेक्निक है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं, और वो ये है कि जब भी कोई दूसरा ड्रोन सामने से उड़ते हुए आएगा तो उसके मोटर्स और प्रोपेलर्स का साउंड आपको सुनाई देगा। हाँ। तो हम लोग अपने ड्रोन पे माइक्स को इंस्टॉल करके उस ड्रोन को डिटेक्ट करने का कोशिश करने वाले हैं, बट वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। इस सॉल्यूशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अनुराग जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए आपका एक मेजर विजन है कि आप इस ड्रोन का इनोवेशन करके इसको और इनोवेटिव बनाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली क्या क्या प्लेसेस हैं या स्कोप्स हैं मिलिट्री में जहाँ पे आप अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं?
मैम फ्यूचर वॉरफेयर ऑब्वियसली ड्रोन्स और रोबोटिक्स पे है, जहाँ पे अभी रिसेंट इसराइल के अटैक में आप देखें या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में देखें तो वहाँ पे ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्वॉर्म टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे एक बार में 100-500 ड्रोन्स को किसी कंट्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और ऐसे केस में दुनिया के एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार में 500 टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना। तो इसको टैकल करने के लिए आपको भी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी चाहिए, आपके पास भी ड्रोन्स होने चाहिए जो एक बार में 500,000 ड्रोन्स एक स्वॉर्म की तरह जाए और या तो सामने से हो रहा है अटैक्स को टैकल स्वॉर्म करें। टेक्नोलॉजी, स्वॉर्म्स टेक्नोलॉजी है क्या? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स एक साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जिसमें आप एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक्स कर सकता है। आप फील्ड पे अगर काम कर रहे हो एग्रीकल्चर में, तो अगर बहुत बड़ा फार्म है तो आपके मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ पूरे फार्म को पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, जिससे टाइम और रिड्यूस हो जाएगा एक ड्रोन को यूज़ करने के बजाय। अगर हम बात करें अनुराग जी मिलिट्री में वॉर के समय, तो बहुत सारे ड्रोन्स को एक साथ अगर हम फंक्शन करा रहे हैं आकाश में, तो बहुत सारे ड्रोन्स को एक साथ फंक्शन कराने का क्या पर्पस हो सकता है वॉर के दौरान? क्या ये फायरिंग के लिए यूज़ होगा या एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज़ होगा? मैम एयर डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं, जो किसी भी देश में हवाई हमले को रोकने के लिए लगाया जाता है, जैसे अभी हमारे यहाँ S-500 को लाया गया, आयरन डोम के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको सप्रेस करने का ये एक बहुत ही क्लासिकल तरीका है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में नंबर ऑफ मिसाइल्स फिक्स्ड होते हैं। सपोज किसी के पास 100 मिसाइल्स हैं और अगर आप उसके ऊपर 200 ड्रोन से अटैक करोगे तो वो सिर्फ 100 को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, फिर भी 100 ड्रोन्स एयर डिफेंस सिस्टम को पार कर जाएंगे। तो इस तरह के अटैक्स करने के लिए बहुत काम आता है, जहाँ पे आप सामने के एयर डिफेंस को सप्रेस कर सकते हो या आप पे हो रहे ऐसे अटैक्स को काउंटर कर सकते हो। इस ड्रोन को और इनोवेटिव बनाने के लिए आपके आगे की क्या विजन्स हैं जिसकी मदद से आप इसको मिलिट्री में फुल फ्लैश्ड में दे सकें और इसका उपयोग रख सकें, ये और उपयोगी हो सके? यस मैम, अभी तो एक नया मॉडल हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, उसका डिज़ाइन ऑलरेडी किया जा रहा है। डिज़ाइन के बाद उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और जो टेस्टिंग रह गया एल्टीट्यूड का, फ्लाइट टाइम का, रेंज का, वो सारे टेस्टिंग्स करेंगे। और इसके साथ अगर आपके चैनल के थ्रू कुछ ऐसे लोगों तक हम लोग पहुँच सकें जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और हेल्प कर सकते हैं या इसको कमर्शियल लेवल पे ले जाने का, तो ऑब्वियसली वो हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छा है इस चीज़ को और एडवांस बनाने का। अभी मेरे पास बहुत लिमिटेड एक्सपर्टीज़ है, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट सीख रहे हैं चीज़ों को धीरे धीरे और स्लोली ऑब्वियसली और डेवलप करेंगे। दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने एंड से, जिसकी मदद से आपके स्टार्टअप ग्रोथ में हेल्प हो पाए या कोई भी इनोवेटर्स को? एक मैसेज तो ये है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हम लोग मोर देन 1 बिलियन पीपल हैं कंट्री में, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जो हम बना नहीं सकते। और ऐसा कुछ हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है भी जो हम लोग नहीं बना सकते, बस वो स्टार्ट करने का ज़रूरत है, बस वो एक स्टार्ट लेने का। एक बार आपने स्टार्ट करा तो फिर रास्ता बनता जाता है। आपका कोई मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो आज एग्रीकल्चर को, कंस्ट्रक्शन को आज तुरंत अभी हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई है जो ये हेल्प कर सके कि इसको हम लोग कमर्शियल लेवल पे ले जा सकें, मार्केट में ले जा सकें, तो सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा है। अनुराग जी, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है या आपका वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले आने वाले सालों में आप किस विजन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं? मैम, अब जो टेक्नोलॉजी बना लिया, सिर्फ टेक्नोलॉजी बना के रखना नहीं है, उसको ले जाना है आम लोगों की आम ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए बहुत आसानी हो जाए स्प्रे करना, उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, टाइम रिड्यूस हो जाए। हमारे कंस्ट्रक्शन में जो भी इश्यूज़ हैं लैंड के सर्वे मैपिंग का, उस चीज़ को प्रोसेस को फास्ट कर सकें। तो आने वाले अभी टाइम में एक तो जो अपना R&D चल रहा है टेक्नोलॉजी को और बेहतरीन करने में, वो करते रहना है। और अब वो टाइम है कि स्टार्ट करना है इसको कमर्शलाइज़ करना, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन गया उसको ले जाना और आम लोगों की लाइफ को और बेहतर करने में उसका उपयोग करवाना। तो आप ये किस तरीके से सोच पा रहे हैं इसको कमर्शलाइज करने के लिए? इसके मतलब रिसर्च किस प्रकार से आपकी हो रही है कमर्शलाइजेशन के पहले? मैम, टेक्नोलॉजी का जो भी काम है वो तो हम सीख रहे हैं और देख लेते हैं और वो मेरे को समझ आता है वो कैसे होता है। और उसके अलावा डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, रॉकेटरी डिपार्टमेंट से एक अलग पूरा स्पेस मिला हुआ है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं।
बट इसको कमर्शलाइज़ करने के लिए हम और ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनका इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो कि टेक को कैसे कमर्शलाइज़ कर सकते हैं, उसको आम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उससे आम लोगों का लाइफ और आसान कैसे कर सकते हैं। अनुराग जी, जहाँ तक हम जाने कॉमर्शलाइजेशन को लेकर आप कॉमर्शलाइजेशन को लेकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड के फार्मर्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हों, उनको कन्विंस करना कि हाँ ये पेलोड्स डिलीवर हो सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह फॉर हेल्थ केयर, फॉर एनी अदर सेक्टर, या फिर एग्रीकल्चर में इरिगेशन के काम आ सकते हैं, तो कैसे इनको आप कन्विंस कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए, या कैसे कन्विंस करने का आपने सोचा है? मैम, डेमोज़ सबसे बेस्ट होते हैं। आप अगर एक बार किसी को ये डेमो करके दिखा दो कि आपका लाइफ इतना आसान हो सकता है इस एक चीज़ से, तो फिर वो लोग बहुत ईज़िली मान जाते हैं। अभी मेरा बात एक टी गार्डन के मैनेजर से हुआ, तो वो लोग बिल्कुल रेडी है इसके लिए कि आप एक बार आके डेमो करो, अगर ये चीज़ काम करता है तो बिल्कुल हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं एक बार आप करके दिखा दो कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोग यूज़ करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल जो एक इनोवेशन या क्रिएशन के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहता है, उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे अंत में? सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपको पहुंचना कहाँ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो फर्स्ट स्टेप लेना, स्टार्ट करना। अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो रास्ता मिल जाता है। जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो कभी पता नहीं था कि फंड्स कहाँ से आएंगे, ये मतलब टेक्नोलॉजीज कहाँ स्टार्ट से करना मिलेगी। जरूरी है और Yes, आगे का ma'am. रास्ता खुद ब खुद दिखते चला Yes, जाता है। ma'am. अनुराग जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।